देखो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और ये सब आइसोटोनिक। तो एक बारी मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ से शुरू कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ दोबारा से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग that the outside solution is very dilute and the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as the hypotonic solution. देखिए ऐसा है कि अगर आपका सॉल्यूशन ऐसा है कि जिस सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा, अगर सेल ने बाहर से अंदर पानी लेना शुरू कर दिया, अगर सेल ने बाहर से पानी लेना अंदर शुरू कर दिया, तो इसका मतलब जो बाहर वाला सॉल्यूशन था वो हाइपोटोनिक था। यानी सीधी बात होती है कि अगर उस कहीं से, जहाँ से मैंने जो आपको पढ़ाया था ना ऑस्मोसिस, मैंने कहा था वाटर जो होता है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा होता है। जैसे कि आप बराबर में यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इधर से इधर पानी का मूवमेंट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है पानी का। तो ये कैसे हो रहा है, इधर वाटर ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर की तरफ से कम वाटर की तरफ में पानी का मूवमेंट हो रहा है, लगातार वाटर इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। यही तो पढ़ाया था हमने। इसी के लिए लिखा गया है यहाँ पर कि अगर आपने सेल को ऐसे किसी सराउंडिंग ऐसे फ्लूइड में रख दिया जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी जो है सेल के बाहर से अंदर जाना शुरू हो जाएगा, है ना, और सेल हमारी फूलना शुरू हो जाएगी। अब अगर वो एनिमल सेल है तो वो फट जाएगी अगर वो उसी में रखी रही, क्योंकि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल तो नहीं होती प्रोटेक्शन के लिए। और अगर वो प्लांट की सेल है तो प्लांट की सेल नहीं फटेगी, क्योंकि प्लांट सेल में बाहर की तरफ क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम देखो आप, ये दिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई अगर आप एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे तो सेल आपकी फट जाएगी, क्योंकि ये पानी बाहर से अंदर ले लेगी। और एनिमल सेल, प्लांट सेल नहीं फटेगी, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, वो टर्जिड कहलाएगी। अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं सेल को, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जैसा बाहर वैसा ही सेल के अंदर, दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन होती है, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, ठीक है ना। जैसी कंसंट्रेशन सेल के बाहर वैसी कंसंट्रेशन सेल के अंदर। तो इस तरह का हमारा क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। एक होता है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में अगर आप सेल को प्लेस कर दोगे, इफ यू प्लेस ए सेल इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये होगी कि भाई बाहर का सॉल्यूशन जो होगा वो थोड़ा कंसंट्रेटेड ज़्यादा होगा, तो सेल का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो आपकी ये वाली सेल होगी ना, एनिमल सेल, ये प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, और जो आपकी प्लांट सेल होगी वो भी प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्लांट सेल में बस ये होगा कि शेप नहीं बदलेगी, क्योंकि प्लांट सेल की शेप इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि उसमें सेल वॉल है, तो सेल वॉल की शेप तो बदलने से रही, बस अंदर जो प्लांट सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी दूर दूर को हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो ऐसे, क्योंकि इसके अंदर का वाटर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपका जो बाहर का सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। तो हाइपरटोनिक में सेल कैसी हो जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड। चलो देखो, तो ये आपको समझ में आ गया ना क्या हुआ है। तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो थ्योरी में लिखा है यहाँ, पहले उसी के देख लो, ऊपर वाले के हाइपरटोनिक के, वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वाटर मॉलिक्यूल जो है फ्रीली पास होते हैं सेल मेम्ब्रेन के आर पार, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, एंड द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर द सेल इज लाइकली टू स्वेल्स अप। तो हाइपोटोनिक में सेल आपकी फूल जाएगी, स्वेल्स अप हो जाएगी। And if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. तो क्योंकि अगर आपकी बाहर की कंसंट्रेशन वाटर की वैसी ही होगी जैसी सेल के अंदर थी, तो भाई पानी जो है आपका दोनों जगह पर इक्वल जाएगा, बाहर से अंदर भी उतना जाएगा, अंदर से बाहर भी उतना जाएगा। तो ऐसे में जो सेल का जो नेट मूवमेंट होगा वाटर का वो जीरो हो जाएगा, और सेल की शेप वही बनी रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ जाएगा वाटर, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों ही तरफ बराबर है, बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, ओवरऑल मूवमेंट का होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। सेल विल वैसी रहेगी उसी साइज की, सेल विल स्टे ऑफ सेम साइज,
लिखा है इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल मीनिंग दैट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी बाहर का जो सॉल्यूशन हो, अगर भी जिसमें सेल रखी हो बराबर में जो ये दिखा है हाइपरटोनिक, बाहर वाले सॉल्यूशन में पानी कम हो तो फिर पानी सेल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, सीधी बात है। अगर बाहर पानी कम होगा तो सेल के अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। लिखा है इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल मीनिंग दैट इज ए वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो भाई क्या होगा, सेल विल लूज वाटर, सेल क्या करेगी, वाटर लूज करेगी, वाटर बाई ऑस्मोसिस, सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। कैसे कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल आपकी प्लाज्मोलाइसिस करती है, श्रिंक कर जाती है। ठीक है, अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर इट, therefore the cell will shrink. Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. osmosis एक ऐसा केस है जिसके अंदर क्या होता है, हाँ, thus osmosis is a special case of diffusion. इन osmosis जो है वो एक तरह का डिफ्यूजन ही है। जी डिफ्यूजन में होता क्या है कि बस ये होता है कि पानी का मूवमेंट होता है, सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होता, केवल वाटर का मूवमेंट होता है। तो osmosis भी डिफ्यूजन ही होता है, बस वाटर के लिए डिफ्यूजन होता है osmosis, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, ये तो आपकी एक्टिविटी स्कूल में देख लेंगे जब स्कूल चलेंगे। और नेक्स्ट लिखा है कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। लिखा है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी जो लेते हैं वो किसके हेल्प से लेते हैं, ऑस्मोसिस की हेल्प से लेते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, तो प्लांट की रूट जो होती है वो भी पानी को ऑस्मोसिस की मदद से ही एब्जॉर्ब करती है। दस डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन लाइफ ऑफ ए सेल। देखो डिफ्यूजन जो है प्लांट की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई उसी की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन और गैसेज एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। एंड in addition to this the cell also obtain nutrition from its environment and different molecule move in and out in the cell through a type of transport requiring use of energy, ठीक है ना। यूज ऑफ एनर्जी लिखा है तो इसका मतलब सीधा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये आप एनर्जी वाला भी एक बार समझ लो क्या होता है। देखो जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, डिफ्यूजन जो होता है उसमें आपकी एनर्जी नहीं लगती, डिफ्यूजन में आपकी एनर्जी नहीं यूज होती। डिफ्यूजन आपका डायरेक्ट होता है, हाई से लो होता है, उसमें कोई एनर्जी का रोल नहीं है। लेकिन अगर भाई कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपको लो टू हाई कंसंट्रेशन पे भेजना हो, सपोज करो आपको किसी को लो टू हाई भेजना हो, मान लो लो टू हाई का मतलब ये होता है, देखो ये एक मेम्ब्रेन है मान लो, और कोई सब्सटेंस इधर लो है इधर वो हाई है, लेकिन आप अभी भी चाहते हैं कि वो लो से हाई की तरफ ही जाए, ठीक है ना। हाई से लो तो अपने आप ही आ जाते हैं, इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। उसमें भी कुछ जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, वो डायरेक्टली सेल में से डिफ्यूज होकर नहीं आ पाते, ठीक है ना, वो डायरेक्टली डिफ्यूज होकर नहीं आ पाते। उनके लिए सेल के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। जो आर पार नहीं जा सकता, गैसेस तो चली जाती हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो है वो आर पार नहीं जा पाते, उनके लिए क्या होता है, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती हैं, वो प्रोटीन उसको रास्ता दिखाती हैं कि उस रास्ते से होकर वो चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन अगर हाई टू लो जा रही है ना तो उसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता, लेकिन अगर लो टू हाई जा रहा है तो फिर उसको बोलते हैं एनर्जी का खर्चा हो रहा है। और ये इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव। तो ये लाइन जो है सेल ने इन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए लिखी है, यहाँ वाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये। इसमें लिखा है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। तो जब यूज ऑफ एनर्जी कह रहे हैं तो लो टू हाई जा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है। फिर लिखा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन एंड हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। लिखा है हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक बार अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी ना कि इस मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो मैं आपको यहाँ फिर बता देता हूँ। मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपकी लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की बाइलेयर में क्या होता है कि भाई ऐसे
लिपिड लगे होते हैं, दोहरी परत होती है, एक इधर से, और इनके लिपिड के बीच में आपकी प्रोटीनें भी फंसी होती हैं कुछ इस तरह से, और ये प्रोटीनें जो बीच में फंसी रहती हैं इन्हीं का काम होता है ट्रांसपोर्ट का। मेम्ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर पूछी जाए तो आपको बतानी है, मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन विच सम प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इनटू द लिपिड बाइलेयर और सम आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड। दे आर पेरिफेरल प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, आउटर प्रोटीन्स, और ये इनर, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन, आर पार जाने वाली प्रोटीनें हैं, इनका काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। कुछ चीज़ें जो सेल के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकती आर पार, वो कहाँ से होकर जाएंगी, वो यहीं से तो होकर जाएंगी ना, इससे होकर जाएंगी, इसके अंदर से होकर जाएंगी। तो ये मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ऐसी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ इन्होंने बस लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन, एंड हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर शुरू में ही पढ़ाई थी। And the flexibility of cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis। तो देखो भाई अगर कोई सेल जो है चीज़ों को अंदर ले रही है, मतलब अगर सेल की मेम्ब्रेन किसी भी चीज़ को अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही है, सपोज करो मान लो ये आपका अमीबा है, ठीक है, मान लो ये आपका अमीबा है और ये अमीबा आपका बाहर से फूड ले रहा है, ये आपका फूड पार्टिकल है यहाँ, तो अमीबा के अंदर ये फूड पार्टिकल आ रहा है, तो ये ऐसे आता है जब इसकी मेम्ब्रेन पहले यहाँ से अंदर को मुड़ जाएगी थोड़ी सी यूँ, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये अंदर आकर के एक वेसाइकल बना लेगा थैली टाइप की, फूड का पार्टिकल जो होगा इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन कवर कर लेगी, बाद इसका डाइजेशन होगा। लेकिन सेल के अंदर इस तरह चीज़ों का अंदर आना मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। उसमें भी एंडोसाइटोसिस में भी अगर भाई मान लो ये सॉलिड था, अगर ये पार्टिकल सॉलिड था तो हम इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर ये लिक्विड होता तो हम बोलते हैं इसको पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हैं, एक तो है फैगोसाइटोसिस, एक है पिनोसाइटोसिस, ये आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड का अंदर जाना और पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड का अंदर जाना, ठीक है। दो पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ लिखा है अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। तो अमीबा जो है अपना फूड इसी प्रोसेस से लेता है। अगर आपसे पूछा भाई अमीबा किससे लेता है तो आप फैगोसाइटोसिस भी लिख सकते हैं, पिनोसाइटोसिस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बता सकते हैं। तो बस ये सेल के अंदर डिफ्यूज डायरेक्टली डिफ्यूजन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हाई से लो ही जा रहा होगा, लेकिन मेम्ब्रेन का रोल है इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया है भाई वो सेल वॉल दिया है। तो सेल वॉल क्योंकि भाई एनिमल सेल के बाहर तो होती नहीं है, तो केवल प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आपकी जो प्लांट सेल होती है उसके उसमें सबसे बाहर आउटर एकदम आउटर पे सेल के बाहर बिल्कुल एक आपको सेल एक दीवार मिलती है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल, लाइक दिस। अगर ये आपकी सेल है, ये इसकी वॉल है बाहर। तो जैसे जैसे ओल्डर सेल होती है, पुरानी सेल होती है, तो उनमें दो दो तीन तीन लेयर की होती है। न्यूली सिंथेसाइज सेल जब एक सेल से दो सेल बनती हैं तो भाई दो सेल के बीच में एक लेयर होती है, उसको कहते हैं मिडल लेमिला। मान लो ये मिडल लेमिला है और सेल वॉल जो होगी वो इसके अंदर होती है, यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना कि एक मिडल लेमिला दो सेल को शेयर करती है, ऐसे एक मिडल लेमिला दो सेल को शेयर कर रही है ना, ऐसे शेयर। तो ये जो अंदर ग्रीन वाली बनाई ये सेल वॉल है, बीच में क्या है, मिडल लेमिला है। इधर एक और सेल हो सकती है, ऐसे मान लो यहाँ एक और सेल है, तो इसके अंदर भी सेल वॉल, इसकी यहाँ पर सेल वॉल होगी, है ना, ऐसे इस तरह से यहाँ क्या होती है, सेल वॉल होती है। और इसका काम होता है प्रोटेक्शन करने का। इसके अंदर सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेगी, मेम्ब्रेन मिलेगी सेल की, ठीक है। और ये मैं जो सेल वॉल बना रहा हूँ, अगर मान लो सेल वॉल पुरानी है थोड़ी और, मतलब सेल जो है वो पुरानी है, तो उसके अंदर आपको एक और सेल वॉल मिल जाएगी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, तीन तक मिल सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हो डायग्राम में नीचे कि यहाँ एक सेल के बाहर जो है मिडिल लेमिला दिख रही होगी आपको, बीच में ग्रीन वाली जो मिडिल लेमिला, ये
मिडिल लेमिला के दोनों तरफ उधर भी सेल वॉल है, इधर भी सेल वॉल है, लेकिन अगर आप एक साइड ही देखोगे तो एक साइड पहले प्राइमरी सेल वॉल है, ये वाइट वाली, उसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन है ये सेकेंडरी वॉल है, ठीक है ना। तो सेल वॉल आपको बस ध्यान रखना है कि मिडिल लेमिला के अंदर बनती है, और मिडिल लेमिला जो होती है वो शेयर होती है, मतलब बराबर वाली सेल के साथ शेयर होती है प्लांट के केस में। और आपकी जो सेल वॉल होती है इसका काम ये होता है कि प्रोटेक्शन करना होता है, इसका काम ये क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। देखो लिखा क्या है एनसीईआरटी ने, देखो क्या लिखा है प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो भैया एनिमल सेल में तो नहीं होती, प्लांट में मिलती है। अगर आपसे फंजाई वगैरह में भी कहा जाए तो फंजाई वगैरह में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फंगस वगैरह में भी ये होती है, ठीक है। एंड द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज क्या है आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेल्यूलोज आपका ग्लूकोज का बना होता है। ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स होती हैं, और वो लंबी लंबी चेन जो होती हैं धागे धागे बनते हैं, फिर वो धागे धागे जो होते हैं आपस में मिलकर एक मोटी रस्सी टाइप बना लेते हैं, ऐसे सोच लो। उससे मिलकर सेल वॉल बनी होती है। जो आपका वुडन पार्ट होता है, जो इसलिए आपकी जो वुड होती है वो सेल्यूलोज है सारा, ज़्यादातर जो वुड है आपकी वो सेल्यूलोज होती है। वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकोज की चेन्स होती है। तो ये थोड़ा ग्लूकोज, हमारे जो हम ग्लूकोज खाते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस जरा सा डिफरेंस है वो ग्लूकोज ही, ठीक है। आलू के अंदर स्टार्च है जो, वो भी ग्लूकोज है। सेल्यूलोज भी स्टार्च, मतलब सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का ही बना होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है दोनों में, तो है वो ग्लूकोज ही। तो ये अगर आपसे कोई पूछे सेल्यूलोज किसका बना होता है, बता देना ग्लूकोज का बना होता है। फिर सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अगर भैया आपकी जो सेल है प्लांट की वो ऑस्मोसिस करती है और पानी लूज करती है, तो क्या होता है, देखो ऐसे होता है कि भाई अगर मान लो आपकी ये लिविंग प्लांट सेल है और आपने इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो कि हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक कैसा होता है, जिसमें कंसंट्रेशन बाहर की साइड ज़्यादा होती है सॉल्यूशन की, अंदर कम, यानी पानी जो होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है। ऐसे में अगर आप इसको रख दोगे तो भाई पानी लूज करना शुरू कर देगी सेल। पानी अगर लूज करना शुरू कर देगी सेल, तो होता ये है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होगी ना, भाई पहले तो इसकी मेम्ब्रेन यहाँ रहेगी इसके पास, सेल वॉल के पास, लेकिन जब इसका पानी निकलना शुरू हो जाता है ना, तो मेम्ब्रेन जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगी इस तरह से, है ना। पानी जब इसका बाहर आ जाएगा तो मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या बोलोगे, ऐसी कंडीशन में आप इसको बोलते हो कि भाई आपकी सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड होगी। क्या होगी, प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ लिखा है व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस एंड देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो अंदर का जो कंटेंट है सेल का वो श्रिंक अवे हो जाता है, दूर चला जाता है मेम्ब्रेन से। इससे पहले जब पानी अंदर था तो ये मेम्ब्रेन इसके पास रही होगी बाहर सेल वॉल के, फिर ये अंदर आना शुरू हो जाती है क्योंकि पानी लूज हो जाता है। इस फिनोमिनन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्लाज्मोलाइसिस क्या है, अगर आपसे पूछा है कि भाई प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो प्लाज्मोलाइसिस यही है कि वाटर का बाहर निकलना, ठीक है ना, बाहर आना सेल के अंदर से। इससे क्या होगा, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी दूर हो जाएगी, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व दिस इन फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। तो एक्टिविटीज़ तो अभी आपकी ऑनलाइन में तो हो नहीं सकती एक्टिविटी, लेकिन तो इसको हम स्कूल में देखेंगे, अगर स्कूल आएंगे तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, यहाँ लिखा है व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी से क्या देखा, जब एक्टिविटी करेंगे तो देख लेंगे। नीचे लिखा है सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
देखो सीधी बात है भाई, अगर भाई मान लो सेल के बाहर सेल वॉल है, अगर भाई मान लो सेल के बाहर सेल वॉल है और आपने इस सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब आप सेल को रखोगे तो पानी सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस, पानी अंदर जाएगा लाइक दिस, जाता रहेगा नहीं। तो भाई इससे क्या होगा, पानी अंदर जाने से आपकी जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो दीवार की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई सेल के अंदर पानी बढ़ना शुरू होगा तो मेम्ब्रेन जो है वो दीवार की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, नहीं बाहर सेल वॉल की तरफ, क्योंकि भाई इसके अंदर पानी भर रहा है। तो भाई ऐसे में पता क्या होता है, ये वॉल जो होती है ना बाहर की, ये इसको फटने नहीं देती सेल को, क्योंकि भाई अगर हम ये कहें कि ये हमारी वॉल है और ये मेम्ब्रेन है और पानी भरे जा रहा है, तो मेम्ब्रेन वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाना शुरू कर देगी, बाहर की साइड को, बाहर की तरफ को एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो प्रेशर होगा सेल उतना ही प्रेशर वॉल भी लगाएगी पलट के, उतना ही प्रेशर वॉल उधर से लगाएगी पलट के। तो इसकी वजह से ये होगा कि हमारी जो सेल होगी वो फटेगी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जिनके पास सेल वॉल मिलती है, ये बता रहे हैं कि जिनके पास सेल वॉल मिलती है, जैसे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल मिलती है, फंजाई के पास सेल वॉल मिलती है, और के पास मतलब प्लांट के साथ सेल वॉल मिलती है, तो जहाँ जहाँ सेल वॉल होती है वहाँ वहाँ आपकी जो सेल है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज़िंदा रह सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ लिखा है कि सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल सॉल्यूशन विदाउट बस्टिंग। अगर आप इसकी जगह यहाँ एनिमल सेल को रख दोगे ना, तो एनिमल सेल बस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। एनिमल सेल क्या कर जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। लिखा है इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाई ऑस्मोसिस। तो भाई ऐसे में क्या होगा, सेल पानी लेना अंदर शुरू कर देगी, पानी सेल के अंदर आता रहेगा। द सेल स्वेल, सेल फूलती रहेगी, एंड बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल के अगेंस्ट क्या बनाएगी, प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देगी। इन द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सोलन सेल। तो उल्टा ही प्रेशर, जितना प्रेशर उसके ऊपर लगेगा सेल वॉल के ऊपर, उतना ही प्रेशर सेल वॉल मेम्ब्रेन के ऊपर लगाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो सेल है वो बस्ट नहीं करेगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ द देयर वॉल सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल, ठीक है। तो आपसे यहाँ से सवाल पूछेंगे भाई एनिमल सेल क्यों नहीं फटती है, या फिर एनिमल सेल के साथ एनिमल सेल ज़्यादा जो है विदस्टैंड नहीं कर सकती ऐसी कंडीशंस में, ऐसी सब सर्कमस्टांसेस जब होते हैं तो एनिमल सेल क्यों नहीं रह सकती है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो आप इससे देख के कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो भाई सेल का बहुत 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 ज़्यादा मेन जो पॉइंट टॉपिक होता है वो होता है न्यूक्लियस हमारा। इसको देख लेते हैं एक बार। सेल के अंदर, सेल का जिस तरह हमारे अंदर ब्रेन होता है, जिस तरह बोलते हैं भाई हमारे अंदर ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन का काम क्या होता है, पूरा बॉडी को ऑर्गेनाइज करना, पूरा बॉडी को ऑर्गेनाइज करना हमारा ब्रेन का काम होता है, ठीक है। आपका हाथ पैर हिलाना, आपका सोचना, आपकी डाइजेशन या आपका सांस लेना, ये सारा चीज़ें कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह सेल के अंदर भी एक ऑर्गेनली मिलती है जिसका ये काम होता है कि वो भाई कंट्रोल करती होती है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को। कैसे कंट्रोल करती होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है डीएनए। डीएनए का काम होता है, देखो समझ लो थोड़ी सी बात, कि डीएनए जो सेल के अंदर मिलता है उसका काम होता है कि वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल की सारी और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एंजाइम पर बेस होती हैं, प्रोटीनों पर बेस होती हैं। एंजाइम प्रोटीनों के बने होते हैं, और प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए में छुपी होती है। प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर छुपी होती है। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि डीएनए ही वो चीज़ है जो हमारी सेल को कंट्रोल करता है, क्योंकि डीएनए के अंदर प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, और प्रोटीन आपकी एंजाइम बनाती है, और एंजाइम जो होते हैं आपके वो रिएक्शंस में भाग लेते हैं,
जो सेल के अंदर रिएक्शन चलती है उनमें भाग लेते हैं। तो इसका समझ सीधा सीधा मतलब यही होता है कि भाई डीएनए का ही रोल होता है कंट्रोल करने का। तो एक बार यहाँ देखते हैं क्या दिया है, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड। ये कह रहे हैं कि पहले आपने जो है एक अनियन की जो वो होती है बीच में से निकलती है उसकी लीव्स के, उसके अगर आप स्लाइड बनाओगे थिन मेम्ब्रेनस स्लाइड बनाओगे तो आपको सेल के अंदर आपको ये ऐसा सा देखने को मिलता है, एक डार्क पॉइंट, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, व्हाट वुड वी सी इफ द ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। तो ये लिखा है, ये आपको लैब में बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिखा अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंशियली। तो अगर आप सेल को कलर करते हो अलग अलग तरीके से तो अलग अलग कंपोनेंट सेल का अलग अलग तरीके से कलर्ड होता है, अलग अलग चीज़ों से कलर होता है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंशियली। सम रीजन अपीयर डार्कर, कुछ आपके कैसे होते हैं डार्कर होते हैं देन अदर रीजन्स। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन कुड ऑल्सो यूज सैफरनिन। तो हम आयोडीन से भी कलर करते हैं कुछ चीज़ों को सेल की, कुछ को हम सैफरनिन से कलर करते हैं, सैफरनिन से पिंक कलर आता है, और कुछ को हम मिथाइलिन ब्लू से कलर करते हैं। तो डीएनए वगैरह जो होते हैं आपके मिथाइलिन ब्लू से कवर हो जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ स्टेन द सेल, तो हम आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कि बताओ भाई कौन कौन से स्टेन्स यूज होते हैं सेल को कलर करने में, तो आप 2-3 तो बता ही दोगे यहाँ से, आयोडीन, सैफरनिन, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, फिर आपका लिखा है वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी। तो अभी हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी की सेल देखते हैं। अभी तो हमने अनियन की बात करी है, अनियन के अंदर आपको ऐसा न्यूक्लियस दिखाई दिया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ लिखा है कि एक बार आप पहले पीछे ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देख लो। देखो आपका न्यूक्लियस ऐसे होता है सेल के बीच में, इसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। अलग से मेम्ब्रेन इसकी होती है, एक तो सेल की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की अपनी मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, राइबोसोम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। मेन जो डीएनए है, जो 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 हमारा क्रोमेटिन पार्ट है, क्रोमेटिन कहते हैं, जो आपका अलग से कलर ले रखा है इसने, रंगीन वाला, ये रेड धागे धागे जैसी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, जो कि डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, ये आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलती है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन में कुछ छेद होते हैं, उनको न्यूक्लियोपोर कहते हैं। एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको और दिखोगी न्यूक्लियोलस, वो भी इसके अंदर मिलती है। तो ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। इसमें आपको देखो क्या मेन चीज़ें हैं, मेन पार्ट इसके न्यूक्लियोलस है, अंदर जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म वो है, अंदर धागे धागे दिखाई दे रहे हैं, उनको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन जो है आपका वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसमें भी जो मेन पार्ट है वो डीएनए है, यानी कि डीएनए के अंदर ही हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल की जो प्रोटीनें बनती हैं, उन प्रोटीनों को बनाने के लिए जितना भी हमारा जितना भी हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो डीएनए के अंदर छुपी होती है। सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर छुपी रहती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। आगे हम देखते हैं क्या क्या बताया है न्यूक्लियस के बारे में आपकी बुक में। यहाँ आपकी बुक में लिखा है कि द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग। तो पीछे हमने बताया भाई उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उसकी कवरिंग होती है। इसमें लिखा है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर, उसमें पोर्स होते हैं, किस लिए कि कुछ चीज़ें बाहर अंदर ट्रांसपोर्ट होनी होती है, जो चीज़ें बाहर से अंदर जाएंगी, अंदर से बाहर जाएंगी, वो ट्रांसपोर्ट होनी होती है। नेक्स्ट लिखा है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू दैट आउटसाइड, दैट इज ऑन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें सेल के अंदर जाएंगी, कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, ये बात आप ध्यान रखना। एंड द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है, जो मैंने आपको बताया क्रोमेटिन फाइबर कंटेन करता है। जब आपकी क्रोमेटिन फाइबर जो धागे धागे हैं वो थोड़े मोटे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब हम उसको बोलते होते हैं क्रोमोसोम। जैसे कि आप यहाँ बराबर में डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका डीएनए था, फिर डीएनए आपका थोड़ा कोयल बहुत ज़्यादा बार कोयलिंग करने के बाद ये ऐसा हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है क्रोमोसोम। ठीक है,
तो फाइनली आपके क्रोमेटिन फाइबर क्या बना लेते हैं, बाद में क्रोमोसोम बनाते हैं जब आपकी सेल डिवाइड होती है, तो अदरवाइज वो धागे धागे ऐसे ही पड़े रहते हैं। लिखा है, देखो लिखा है कि न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल आर रोड शेप्ड ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो जब सेल डिवाइड होती है तभी आप उसके अंदर देख सकते हो क्रोमोसोम, अदरवाइज आपको पीछे जैसे न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर दिखाई दे रहे थे वैसे दिखाई देंगे। फिर लिखा है क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म याद कर लेना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। यानी डीएनए में आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो छुपी रहती है। आपको बताया मैंने कि डीएनए के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, और प्रोटीनें आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन फाइनली डीएनए के अंदर ही होती है कि कैसी कैसी प्रोटीन बननी है। फिर लिखा है डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो भाई जीन जो होते हैं, जैसे मान लो एक प्रोटीन है कोई, इस प्रोटीन के लिए डीएनए में जहाँ इन्फॉर्मेशन होगी, सपोज करो इस डीएनए में यहाँ से यहाँ तक इसकी इन्फॉर्मेशन है कि इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, तो ये पार्ट इसका क्या कहलाएगा, जीन। दूसरी यहाँ है तो दूसरी जीन यहाँ है, तीसरी जीन, चौथी जीन, पांचवी जीन, हजारों जीन इस तरह हमारे डीएनए में होती है। क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए रहता है उसमें होती है। हर एक जीन का काम होता है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को बनाना। तो इसलिए लिखा है कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन। जो काम करते हैं वो क्या होते हैं, जीन होते हैं। जो डीएनए किसी प्रोटीन को नहीं बनाता वो जीन नहीं होता। ऐसा भी डीएनए होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता, उसको हम जीन नहीं कहते। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। तो जब सेल डिवाइड नहीं करती तब आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो ढीले ढाले ऐसे पड़े रहते हैं, धागे जैसे, तो उनको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एंड एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर whenever the cell is about to divide the chromatin material get organized to chromosome। तो जब आपकी सेल डिवाइड करती है तो उस टाइम पर क्या बन जाते हैं, क्रोमेटिन बन जाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो डिवाइड के होने के टाइम पर बन जाते हैं। ठीक है, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में, द न्यूक्लियस प्लेज इन सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। यहाँ से आपको शुरू करना है आज। ठीक है, तो देखो द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, यानी जो सेल का रिप्रोडक्शन होता है उसमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। निभाने का मतलब ये है कि देखो अगर मान लो आपकी ये एक सेल है और ये एक सेल डिवाइड होती है, क्योंकि आपको सेल थ्योरी में, पीछे सेल थ्योरी में बताया गया है कि भाई एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है, ऐसा बताया गया है ना आपको। अगर आपकी एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है तो इनका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, क्योंकि देखो हर एक सेल को डीएनए तो उतनी मात्रा में चाहिए होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उतनी मात्रा में ही चाहिए होते हैं जितनी मात्रा में पहले वाली सेल के पास होते हैं। तो यहाँ होता ये है कि पहले एक सेल जब डिवाइड करती है तो उसका डीएनए, उसका जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए वाला पार्ट है वो उसका कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद उसकी कॉपी दो बनती है, फिर फाइनली दो सेल बनती है। तो इसलिए इन्होंने लिखा कि भाई द न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। इट इज ऑल्सो ए क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। देखिए ऐसा है कि मैच्योर होने के बाद सेल किस तरह के फंक्शन करेगी, सेल क्या काम करेगी, ये सारी बातें डीएनए के बस में होती हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले भी समझाया है, दोबारा एक बार और सुन लो कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ही इस तरह की इंफॉर्मेशन छुपी हैं, जो इंफॉर्मेशन आपकी कन्वर्ट होके प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, और आपकी सेल के अंदर जितनी भी सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं वो सारी की सारी रिएक्शन प्रोटीनों की ही, प्रोटीन मतलब एंजाइम यूज होते हैं उनमें सारे में, और एंजाइम आपके किसके बने होते हैं, प्रोटीनों के बने होते हैं। तो सीधी बात है कि डीएनए कंट्रोल करता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, और प्रोटीन बनाती है एंजाइम, और एंजाइम आपके सेल के अंदर होने वाली बहुत सारी रिएक्शंस में भाग लेते हैं। तो इसलिए सेल मैच्योर होने के बाद किस तरह की फंक्शन करेगी, सारी की सारी एक्टिविटी आपकी
डीएनए पर डिपेंड करती है, क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करती होती है, ठीक है। क्या लिखा है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। तो यहाँ बैक्टीरिया में आप देखेंगे, देखो आपकी जो यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस मिलता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया हैं आपके वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिसमें कि आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बराबर में बैक्टीरिया के डायग्राम में इसमें कि भाई यहाँ न्यूक्लियस की जगह पर एक ऐसे धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर पड़ा है ये बीच के अंदर ही इसके, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ जो क्रोमोसोम या जो डीएनए पार्ट होता है ना, वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं रहता। बैक्टीरिया में जो डीएनए वाला पार्ट होता है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं रहता। जैसे आपने यूकैरियोटिक सेल में पीछे जो न्यूक्लियस देखा था, उसकी न्यूक्लियस की अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, वो उसके अंदर बंद होते हैं क्रोमोसोम सारे। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ना खुद की, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स आपके धागे धागे वाले जो डीएनए वाले हैं वो बंद रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ जो डीएनए वाला पार्ट होगा सेल का, बैक्टीरिया का, वो आपको यहीं डायरेक्टली सेल के साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, यानी ये नेक्ड होता है। नेक्ड मतलब इसके चारों तरफ कोई कवरिंग जैसा कुछ भी नहीं मिलता है, कवर, इसके चारों तरफ कोई कवर नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है बात, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ लिखा है कि भाई द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपको बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती जो बैक्टीरिया होते हैं इसके डीएनए के चारों तरफ, है ना। और सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड। तो ये डेफिनेशन यहाँ से आपसे पूछी जाएगी कि न्यूक्लियोइड बताओ कहाँ है, किस में होता है। तो आपको बताना है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा डीएनए वाला क्रोमोसोम वाला पार्ट होता है वो हमारा डायरेक्टली सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलती, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। लिखा है सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी कैरियोट, और ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट। तो जिनमें न्यूक्लियस मिलता है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता उनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है यानी बैक्टीरिया, और जो कि आपके दूसरे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रॉपर मिलता है उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। नेक्स्ट लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ना तो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ना कोई और किसी भी तरह की मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जिसकी अपनी खुद की कोई मेम्ब्रेन हो, ऐसी ऑर्गेनेली आपकी बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बैक्टीरिया डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर केवल आपको क्या दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहा है। तो राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जिसकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती वरना बैक्टीरिया के अंदर कोई दूसरी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, वॉल है, मेम्ब्रेन है, और ये है राइबोसोम और न्यूक्लियोइड। तो यहाँ जैसे आप यूकैरियोटिक सेल देखोगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, मतलब वहाँ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जिनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ नहीं मिलती। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है ऊपर कि प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेलीज आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय प्योरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये कह रहे कि जिस तरह की आपकी जो ऑर्गेनेलीज होती है वो आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलती है, इस तरह की कोई भी ऑर्गेनेली आपकी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलती है। और जैसे वहाँ पे आपको कई सारी ऑर्गेनेली देखने को मिलती है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसी कोई ऑर्गेनेली देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लिखा है कि भाई मैनी ऑफ फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेलीज आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा जो फंक्शन होते हैं सारे के सारे फंक्शन कौन करती है, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट जो साइटोप्लाज्म का होता है वो करता है, ठीक है ना। यह लिखा है द क्लोरोफिल इन प्रोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन वेसिकल। देखो अगर आपको यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपकी अलग से एक स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट, ऐसा
जिसका काम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलता है, और क्लोरोफिल आपका क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है, फूड फॉर्मेशन में काम करता है। क्योंकि जो सन की जो एनर्जी होती है, जब प्लांट फूड बनाते हैं तो उस एनर्जी को यूज करने के लिए, जो सन की एनर्जी को यूज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कोई होता है पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं आपकी, जो प्लांट वगैरह की जो सेल्स होती है, उनके अंदर वो जो क्लोरोफिल होता है वो आपको कहाँ पर मिलता है, उनके अंदर वो क्लोरोफिल आपको मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर बंद होकर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो क्लोरोफिल जो होगा बैक्टीरिया के अंदर, वो क्लोरोफिल आपको डायरेक्टली ऐसे मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होकर के मिलता है। मेम्ब्रेन, जो इनकी मेम्ब्रेन होती है ना बाहर की, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया की सेल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, और बाहर इसकी सेल वॉल है, यहाँ पर इसकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होगा वो यहाँ मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ मिलता है ऐसे। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर आपको अलग से क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जिसके अंदर ये पिगमेंट यानी क्लोरोफिल भरा रहता है। फिर लिखा बट नॉट विद द प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड्स होते हैं जहां पर आपको क्लोरोफिल पाया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया का डायग्राम आप चाहे पीछे से बना दें जो मैंने बनाया था, या फिर आप ये डायग्राम लर्न कर लेना। जहाँ राइबोसोम दिए हैं, ये राइबोसोम इनके यूकैरियोटिक सेल से थोड़े डिफरेंट राइबोसोम होते हैं, इनका काम प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड आपका डीएनए वाला पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। सेल वॉल भी इनकी प्लांट से थोड़ी डिफर करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखो साइटोप्लाज्म है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है, जैसे मान लो आपकी सेल है, ध्यान से समझना, अगर आपकी ये एक सेल है और सेल के अंदर आपकी यहाँ जो है जितना भी फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स जो भी भरा रहता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखो ध्यान समझना, सेल के अंदर यहाँ ये सेल की मेम्ब्रेन है, अगर मैं कहूँ कि सेल की बाहर की मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है विद न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो विद न्यूक्लियस आपका क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर सब कुछ जो भी कुछ होता है अलोंग विद न्यूक्लियस क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर आप प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दो तो आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। समझ आई बात। प्रोटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको बताया जाएगा। यहाँ लिखा है व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी माउंट ऑफ द अनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चेक सेल्स वी कैन सी ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन। तो अगर आप इस रीजन को रंगने की कोशिश करेंगे तो ये कलर भी नहीं लेता, कम कलर लेता है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा। यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। ये साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो एंड कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल स्पेशल ऑर्गेनेलीज पड़ी रहती हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। हर एक ऑर्गेनेली जो होती है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन शो करती होती है, ठीक है ना। जितनी भी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेली पड़ी होती हैं, जैसे इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है, इसके अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगी, राइबोसोम मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपकी पड़ी रहती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और इनका काम होता है अलग अलग, सबका अपना विशेष फंक्शन होता है अलग अलग। यहाँ लिखा है कि सेल ऑर्गेनेली आर एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बताया था कि सेल की जो अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल के जो कंपार्टमेंट होते हैं, उनकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, उन मेम्ब्रेन से वो घिरे रहते हैं, ठीक है।
inner enclosed by membrane in prokaryotes beside the absence of a defined nuclear region। प्रोकैरियोट के अंदर इस तरह की कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इन प्रोकैरियोट बिसाइड द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन तो उसके अंदर डिफाइंड होता है, नहीं तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, ना तो वहाँ न्यूक्लियस होता अच्छे से जिसकी मेम्ब्रेन हो, और ना वहाँ कोई इस तरह की सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलती बैक्टीरिया के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर लिखा ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली। तो भाई आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली। ये पॉइंट नोट कर लेना। इन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी स्टेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। तो ये वायरस जो होते हैं इनके बारे में बताया कि वायरस आपका वैसे देख लो, अगर वायरस की स्ट्रक्चर जानना चाहते हो तो क्या होती है, कोई भी वायरस होता है नॉर्मली उसके बाहर एक प्रोटीन का कवर होता है। अगर हम एक वायरस ऐसा बना देते हैं ये, ठीक है, इसके बाहर आपको जो कवरिंग दिख रही है ये प्रोटीन है। कोई भी वायरस हो उसके बाहर प्रोटीन की कवर होती है और उसके अंदर जो है डीएनए या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल जो भी कुछ होता है वो होता है। आरएनए डीएनए दो चीज़ें होती हैं न्यूक्लिक एसिड में, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो ये स्ट्रक्चर होती है वायरस की, मतलब कोई भी वायरस हो किसी भी शेप का हो उसके बाहर प्रोटीन होगी, अंदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। जैसे हमारी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए के। तो इनके अंदर क्या मिलता है, डीएनए मिलता है, एक और दूसरी तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें कि इसके इंफॉर्मेशन प्रोटीनों की छुपी रहती है, क्योंकि आपको पता है डीएनए के अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रहती है। तो इनके बाहर केवल प्रोटीन का कवर होता है और अंदर डीएनए होता है। इनके अलावा इसमें कोई मेम्ब्रेन वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो वायरस लैक मेम्ब्रेन, इन्होंने लिखा है कि भाई वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। तो इसलिए जो लाइफ जैसा कोई भी कैरेक्टर इनमें नहीं मिलता। वायरसेस आपके जिंदा नहीं होते, ये डेड होते हैं। अगर भाई बाहर होते हैं ना, अगर ये लिविंग सेल से बाहर रहते हैं तो भाई वायरस एक पार्टिकल है जो कि डेड पार्टिकल है। अगर वायरस आपका लिविंग सेल से, मतलब लिविंग सेल के अंदर होता है तो सही है, अगर लिविंग सेल से बाहर होता है तो वो डेड ही कंसिडर किया जाता है। इट जस्ट ए पार्टिकल, जैसे रेत का कण होता है ना एक, इस तरह से आपका एक वायरस होता है जब वो बाहर पड़ा होता है किसी सेल के, किसी लिविंग सेल के, और जब वो लिविंग सेल में एंट्री लेता है तो फिर वो जिंदा हो जाता है, मतलब फिर वो अपनी कॉपी भी करना शुरू कर देता है, सेल के एंजाइम वगैरह यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा कि भाई वायरस जो है लिविंग कैरेक्टर शो नहीं करते लाइफ, जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंट्री ना ले लें। ठीक है, एंड हैंस यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो अगर आपसे पूछा है कि वायरस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तब आप बताओगे कि भाई वायरसेस विल टेक ओवर द होस्ट मशीनरी। वायरस जो आपके होते हैं वो जो होस्ट की मशीनरी होती है उसके अंदर घुस जाते हैं, जैसे आपके सेल में घुस जाएंगे और आपकी सेल को यूज करना शुरू कर देंगे, उसकी जो चीज़ें होंगी उनको यूज करना शुरू कर देंगे। ऐसे करते हैं वायरसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है यहाँ पर एक ये टेबल दी है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस दिया है। तो यहाँ लिखा है न्यूक्लियर रीजन, तो आपको पता है कि न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ लिख सकते हैं हम इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना, प्रोकैरियोट में तो नहीं होता। और नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। यहाँ लिखा है क्रोमोसोम सिंगल होता है बैक्टीरिया के अंदर, यहाँ बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है ना। तो ये डिफरेंस है, आपको ये याद रखना होगा। थोड़ा सा मेन बेसिक सा डिफरेंस है, इतना तो आप याद ही कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक जो इन्होंने दिया है वो दिया है सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेली को। सेल ऑर्गेनेली आपको पता है कि भाई जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर आपको काफ़ी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ यहाँ सेल आपकी बुक ने डिस्कस करी है।
ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा है कि एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो आपकी सेल होती है, हर एक सेल आपकी क्या करती है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन मिलती है, वो मेम्ब्रेन उसको चारों तरफ का जो उसका एनवायरनमेंट है उससे बचा करके रखती है, ठीक है ना, उससे अलग करके रखती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि भाई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. Large and complex cell, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. To keep these activities to different kinds separate from each other, these cell use membrane-bound little structure organelles. तो आपको ये पता है कि भाई आपकी जो सेल होती है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड अलग अलग ऑर्गेनाइज अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए मिलती हैं, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो आपको पता है कि भाई यूकैरियोटिक सेल की फीचर यही है कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज मिलती हैं। नेक्स्ट लिखा है कि दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल की यही एक फंक्शन जो प्रॉपर्टी है, ये उसको प्रोकैरियोटिक सेल से डिफर करती होती है, प्रोकैरियोट से अलग होती है। एंड दिस इज ओके लिखा है, एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनेली आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो आप उससे इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, नीड होती है। We have talked about the nucleus in a previous section. Some important example of cell organelle which we'll discuss now are endoplasmic reticulum। तो ये कह रहे हैं कि अब आगे हम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे गोल्गी apparatus को और पढ़ेंगे लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब पढ़ेंगे। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम क्रूशियल फंक्शंस। तो ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्रूशियल फंक्शंस को करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने सबसे पहले जो इन्होंने ऑर्गेनाली बताई है वो आपको क्या बताई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताई है। आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, अगर आप इस सेल वाले डायग्राम में भी देखोगे ना, ये जो बना है यहाँ पर, इसमें आपको जो न्यूक्लियस है, बीच सेंटर पे न्यूक्लियस है ना, इसके बाहर आपको कुछ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स लगी हुई दिखाई देंगी। उन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते होते हैं, उनको हम कहते होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है वो पहले देखेंगे, फिर मैं आपको इनका फंक्शन समझाऊंगा, क्या इनका फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ऊपर लिखा क्या है। ऊपर लिखा है भाई कि क्या है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a large network of membrane bound tubes and sheets। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो एक बड़ा नेटवर्क होता है, किसका, शीट्स का और ट्यूब्स का, ठीक है। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स और वेसिकल। तो ये तीन तरह की होती हैं। एक तो आपको ये ऐसी दिखेंगी, कई जगह तो आपको ये ऐसी दिखाई देती है, ठीक है, इस तरह की होती है। कई जगह पर तो आपको ये, कई जगह पर ये होती है इस तरह की ट्यूब लाइक थिन, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह की देखने को मिलते हैं। कुछ आपको ये थैलियां वेसाइकल देखने को मिलती है। तो तीन तरह की ये बनी होती हैं। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं, राउंड होती हैं, वेसाइकल्स होती हैं। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही होती है। मेम्ब्रेन जैसी पहले आपको मेम्ब्रेन पढ़ाई है ना मैंने, लिपिड की बनी होती है, उसके चार मतलब लिपिड की लेयर होती है। मेम्ब्रेन चाहे वो किसी की हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो, न्यूक्लियस की हो, किसी की भी मेम्ब्रेन हो, वो ऐसी होगी, वो हमेशा वैसी होगी, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर लिखा था ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ईआर मेम्ब्रेन है आपकी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बिल्कुल एकदम समान होती है। There are two type of ER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। दो तरह की होती हैं, एक रफ और एक स्मूथ। तो देखो यहाँ लिखा है कि RER look rough
अंडर ए माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम। तो जो रफ होती है वो ऐसी होती है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द राइबोसोम विच प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो आपको ये पता ही बताया था मैंने पीछे भी कि राइबोसोम का काम होता है, दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, उनका प्रोटीन का फॉर्मेशन का काम होता है। इन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू द वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ईआर। जो बनती है प्रोटीन उनको ईआर क्या करती है, दूसरी जगहों पर भेज देती है जहाँ भी भेजनी होती है, ठीक है। और जो एसईआर होती है, दूसरी तरह की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके बाहर आपको ये राइबोसोम लगे हुए नहीं मिलते, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते। ये बात आप ध्यान रखना। रफ और स्मूथ में बस फर्क यही है कि जो स्मूथ होती है उसके बाहर आपको राइबोसोम लगे हुए नहीं मिलेंगे। यानी कहा है कि द एसईआर हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल। तो फैट बनाने में काम होता है उसका एसईआर का, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। जो ईआर होती है, जो रफ ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रफ वाली होती है, इसके बाद राइबोसोम लगे होते हैं, उसका काम होता है आपका उसका फॉर्मेशन करना, प्रोटीनों के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, वो प्रोटीनों को भेजने में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। जो आपकी स्मूथ वाली होती है वो फैट मॉलिक्यूल बनाने में काम करती है। सम ऑफ दीज प्रोटीन आर लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोटीनें होती हैं इनका काम होता है लिपिड के साथ मिलकर के सेल की मेम्ब्रेन बनाना। उस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फिर लिखा है सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। तो जो और लिपिड बनते हैं, फैट बनती है, वो हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। कुछ प्रोटीन जो बनती है वो एंजाइम बन जाती हैं, वो एंजाइमों की तरह काम करती हैं। ऑल्दो द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल इन ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम। तो जो आपकी ईआर होती है एक नेटवर्क सिस्टम बनाती है सेल के अंदर, जो कि आपका प्रोटेक्शन का काम करता है। मतलब एक तरह से सेल का जो फ्रेमवर्क होता है उसका भी काम करता है। फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है सेल के अंदर स्टेबिलिटी बनाने का काम करता है आपके जो ईआर होती है, क्योंकि एक जाल सा जो होता है वो पूरी सेल के अंदर फैला रहता है, जाल जैसा रहता है एक, तो पूरी सेल के अंदर फैला रहेगा। यहाँ मैं आपको एक एक करके उसका फंक्शन समझाता हूँ कि किस तरह काम करती है, ईआर का फंक्शन क्या है। देखो यहाँ आपको मिलेगा प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सिक्रीशन। देखो ये ऊपर जो जाल जैसा ऐसा दिख रहा है, ये आपको क्या है, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस के बाहर लगी हुई है। बाहर क्या है, न्यूक्लियस है, यानी ये जो है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसके बाहर लगी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर आपको राइबोसोम लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे। उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम लगे हुए मिलेंगे, बहुत सारे राइबोसोम है पड़े, ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन बनाना। ये आपको मैंने बताया था। जो प्रोटीन राइबोसोम बना रहे हैं, येलो कलर की जो दिखाई दे रही है ना, पीली पीली सी, ये येलो कलर की प्रोटीन बना करके राइबोसोम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज देते हैं, इस थैले इसके अंदर। देखो लिखा है राइबोसोम असेंबल प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड एंटरिंग द ईआर, और फिर प्रोटीन मूव थ्रू द ईआर वेयर द फर्दर मॉडिफाइड। प्रोटीन जो है ईआर से भेजी जाती है जहाँ पर उसमें कुछ चेंज किए जाते हैं। देखो प्रोटीन को आप ये क्या कर रहे हैं, ईआर के अंदर से थैलियाँ बना करके निकाल रहे हैं बाहर, छोटी छोटी थैली से बनाकर निकाल रहे हैं रफ ईआर के अंदर से। जो येलो कलर की प्रोटीन है इसको ईआर ने एक थैली में बंद कर दिया, और इसको बंद करके फिर ये इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास भेज देती हैं। सेल के अंदर आपका एक और नेटवर्क सिस्टम होता है मेम्ब्रेन का बना हुआ, जिसको हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। फिर ये उसके अंदर भेज दी जाती हैं फर्दर मॉडिफिकेशन, फर्दर चेंज के लिए। प्रोटीनों में जो भी चेंज होना होता है उसमें गोल्गी बॉडी बहुत ज़्यादा काम करती है, उसमें मोड़ना, तोड़ना, काटना, जो भी काम है वो। तो बस ईआर का काम तो इतना ही है। देखो ईआर राइबोसोम से प्रोटीन लेती है, फिर उसको थैली में बंद करती है, बंद करके उसको आगे भेज देती है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल बनाती है। लिखा है ट्रांसपोर्ट वेसाइकल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो आपके ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है जो ईआर से आई होगी वो गोल्गी वेसाइकल के साथ फ्यूज कर जाएगी यहाँ पर, और जो प्रोटीन है उसके पास होंगी वो गोल्गी को दे देगी। अब फर्दर जो चेंज करना होगा वो उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रोटीनों को बदल देगा, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, उनमें कुछ परिवर्तन करना हो, उनमें कुछ चेंज करना हो, वो सारा काम जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही होगा, ठीक है। और फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको थैलियों में बंद करती है, दोबारा से वेसाइकल बनाती है मेम्ब्रेन की। अगर वो सेल को ही चाहिए तो सेल ही रख लेती है, अगर बाहर निकालना हो तो सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो लिखा है
कि ट्रांसपोर्ट वेसाइकल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोटीन रिलीज इनटू द गोल्गी इनसाइड विद इन द गोल्गी द प्रोटीन आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड। गोल्गी के अंदर जो प्रोटीन हैं उनको फर्दर स्टोर करके प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करना मतलब उनमें जो भी चेंज करना होता है वो चेंज किया जाता है। फिर लिखा है वेसाइकल कंटेनिंग द फिनिश्ड प्रोटीन। वेसाइकल जो है फाइनल प्रोटीन में बंद होती हैं, फिनिश हो जाती हैं और पिंच ऑफ फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएंगी, निकल गई बाहर। इनमें मॉडिफाइफिकेशन जो भी कुछ होना था वो सारा हो गया। उसके बाद होता ये है कि जो आपकी जो वेसाइकल है इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब बाहर फेंक देते हैं। जो सेल को चाहिए, मतलब सेल को चाहिए तो सेल रख ले, अदरवाइज सेल से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वेसाइकल ट्रेवल टू द सेल मेम्ब्रेन, फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज द प्रोटीन द आउटसाइड। तो भाई प्रोटीन को सेल से बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो वेसाइकल जो होगी उसमें प्रोटीन भरी हुई है। अगर बराबर वाली सेल को चाहिए तो बराबर में दे देते हैं, वो जो सेल को चाहिए तो सेल को रख लेते हैं। ज़्यादातर ये ट्रांसपोर्ट बाहर ही करती है गोल्गी बॉडी। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता तो ऐसी प्रोटीनों को गोल्गी के पास भेजा ही नहीं जाता। तो गोल्गी का काम आपको समझ में आया कि प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कहाँ से आई थी, राइबोसोम से आई थी। और राइबोसोम ने उन प्रोटीनों को जो गोल्गी बॉडी के पास भेजी गई हैं, गोल्गी ने उनमें चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया, कुछ परिवर्तन किया। उसके बाद वो सारी प्रोटीनें सेल से बाहर निकाल दी जाती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। इधर उधर किसी सेल को चाहिए होती है उसको भेज देते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी प्रोटीनें एंजाइम भी हो सकती हैं, हार्मोन भी हो सकती हैं और मेम्ब्रेन भी बनाती हैं। तो सेल के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो प्रोटीन ही होती है। आपका जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, उसका काम होता है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी रहती है प्रोटीनों की, कि भाई कौन सी प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड किस जगह पर जुड़ा होगा। क्योंकि प्रोटीन आपकी किसकी बनी होंगी, एमिनो एसिड्स की बनी होती है। एमिनो एसिड एक मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक, कार्बन का बना हुआ। तो कई टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटीनों का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सी प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड किस जगह पर लगता है, इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। प्रोटीन बनाते राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाकर ईआर को देते हैं, ईआर उनको बाहर निकालती है, फिर वो गोल्गी के पास जाती हैं, मॉडिफाई करती हैं गोल्गी। गोल्गी आपकी कुछ फैट वगैरह उसमें जोड़नी हो, लिपिड के साथ जोड़ना हो, उसको उसमें कार्बोहाइड्रेट लगाना हो, जो भी कुछ करना हो वो गोल्गी का काम है। फिर गोल्गी उसको वेसाइकल में बंद करके शरीर से सेल से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो इसके नीचे आओ आप, फिर लिखा है आपकी किताब में कि 1 फंक्शन ऑफ द ईआर इज टू सर्व चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट मटेरियल। तो आपकी जो ईआर है उसका मेन जो फंक्शन है वो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो कि सेल से बाहर जाना है उसके लिए चैनल प्रोवाइड कराना है। जैसे यहाँ लिखा है ना, सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। The ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface। जो आपकी ER होती है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, एक सरफेस प्रोवाइड कराती है जहाँ पर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की। इसी तरह जो इन लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट, जैसे हमारे अंदर जो लीवर की सेल होती है उसमें SER जो होती है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, दो तरह की बताई ना, एक स्मूथ और एक रफ। जो स्मूथ वाली होती है वो एक क्रूशियल रोल करती है डिटॉक्सिफिकेशन का। वो उसके जो लीवर सेल में जो पॉइजन्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको वो जैसे मान लो स्मूथ है तो ये वेसाइकल्स में बंद करेगी उनको, पॉइजन्स को, और बाहर निकाल देंगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम पूछा गया तो आपको बताना है कि डिटॉक्सिफिकेशन SER करती है। कौन करती है? SER। तो ये आपका यहाँ आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक का था। इसके बाद हम नेक्स्ट जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी ऑपरेटस, वैसे आप जान तो गए गोल्गी का फंक्शन, लेकिन आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।